नमस्कार, मैं आपके साथ प्रिया बंसल और आप देख रहे हैं न्यूज चौक। आज के बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस की ओर। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर से मिले रेसलर बजरंग और साक्षी, 5 मांगे रखी। उड़ीसा ट्रेन हादसा, लाशों के बीच पड़ा रहा जिंदा शख्स, लोगों ने मरा समझकर मुर्दाघर में रखा। कोल्हापुर में औरंगजेब पर पोस्ट को लेकर हिंसक झड़प, हिंदू संगठनों के विरोध प्रदर्शन के बाद लाठीचार्ज। मणिपुर में लोगों भीड़ ने मां बेटे समेत 3 को जिंदा जलाया। हिंसा से गोली लगने के बाद एम्बुलेंस से अस्पताल जा रहे थे। अब खबरें विस्तार से। रेसलर बजरंग पूनिया और साक्षी मलिक खेल मंत्री अनुराग ठाकुर से मुलाकात करने पहुंचे, जहां दोनों ने अनुराग ठाकुर के सामने 5 मांगे रखी। वहीं बजरंग और साक्षी ने कहा कि रेसलिंग फेडरेशन के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण को गिरफ्तार किया जाए और फेडरेशन का अध्यक्ष किसी महिला को बनाया जाए। अनुराग ठाकुर ने कहा कि सरकार पहलवानों से बातचीत के लिए तैयार है, हमने उन्हें दोबारा बुलाया है। इससे पहले 24 जनवरी को खेल मंत्री और पहलवानों के बीच बातचीत हुई थी और पहलवानों ने आंदोलन खत्म कर दिया था। हाल ही में 4 जून को रेसलर्स ने गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की थी। इसके बाद बजरंग, साक्षी मलिक और साथ में विनेश फोगाट ने रेलवे से अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर ली थी। इसी खाप और किसान नेता नाराज थे और रेसलर्स की 5 मांगे भी थी। WFI का अध्यक्ष महिला होनी चाहिए, वहीं ब्रजभूषण या उनकी फैमिली का कोई मेंबर WFI का हिस्सा ना रहे। वहीं WFI के चुनाव निष्पक्ष तरीके से कराए जाएं। रेसलर्स पर दिल्ली में दंगा फैलाने की FIR दर्ज की जाए। वहीं ब्रजभूषण सिंह को गिरफ्तार भी किया जाए। उड़ीसा के बालासोर में 3 ट्रेनें एक दूसरे से टकराई थी, जिसमें 275 लोगों की अब तक मौत की पुष्टि की जा रही है। 1000 से ज्यादा घायल हुए हैं। हालांकि अब 200-250 से ज्यादा आसपास जो है घायलों का इलाज चल रहा है। वहीं बाकी घर भी जा चुके हैं। हालात धीरे धीरे पटरी पर लौट रहे हैं। वहीं 6 जून को उड़ीसा के चीफ सेक्रेटरी ने बताया कि अभी भी 100 से ज्यादा लाशों की पहचान बाकी है। लोग अभी भी लाशों के ढेर के बीच में अपनों को ढूंढ रहे हैं। घटना के 5 दिन बाद एक शख्स को अपने भतीजे का शव मिला। वे उसे ले जा नहीं सका क्योंकि डेड बॉडी पर 5 और लोग दावा कर रहे हैं। अब इस डेड बॉडी का DNA टेस्ट करवाया जाएगा, वहीं तब जाकर उसे सौंपा जाएगा। ऐसा ही किस्सा एक पिता का भी है, जिसके बेटे को मरा समझकर उसके ऊपर लाशों का ढेर लगा दिया गया। लाशों के बीच जब उसने अपना हाथ हिलाया तो लोगों को पता चला कि वह तो जिंदा है। भुवनेश्वर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने बताया है कि जिन शवों को शिनाख्त नहीं हो पा रही है, उनकी पहचान DNA टेस्ट से की जाएगी। शवों पर दावा कर रहे परिजनों के 30 DNA सैंपल दिल्ली एम्स में अभी तक भेजे जा चुके हैं, जहां 7 से 8 दिनों में रिपोर्ट आएगी। रिपोर्ट के बाद रिश्तेदारों को संबंधित डेड बॉडी सौंपी जाएगी। महाराष्ट्र के कोल्हापुर और औरंगजेब की तारीफ में एक सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर 2 गुटों में हिंसक झड़प हो गई। इसमें दोनों तरफ से जमकर लाठी डंडे चले और पत्थरबाजी हुई है। हालात काबू में करने के लिए पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ा। वहीं कोल्हापुर के SP महेंद्र पंडित ने बताया कि व्हाट्सएप ग्रुप पर औरंगजेब की तारीफ में कुछ लोगों ने एक पोस्ट वायरल किया था। इसके विरोध में हिंदू संगठनों ने कोल्हापुर बंद का ऐलान किया था। वे इन लोगों पर कार्रवाई की मांग कर रहे थे। वहीं 2 लोगों पर केस दर्ज किया गया है। SP पंडित के मुताबिक हिंदू संगठनों ने आज शहर के दशहरा चौक, टाउन हॉल, लक्ष्मीपुरा आदि इलाकों में पथराव करते हुए प्रदर्शन किया है। इससे पूरे जिले में स्थिति तनावपूर्ण हो गई थी। पुलिस ने तत्काल भीड़ को लाठीचार्ज कर तितर-बितर कर दिया और स्थिति पर काबू पाया गया। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है। लोगों से शांत रहने की अपील की जा रही है। कोई अप्रिय घटना नहीं हुई है। इधर ही लक्ष्मीपुरा पुलिस स्टेशन में व्हाट्सएप पोस्ट को लेकर 2 लोगों पर मामला दर्ज भी किया गया है। घटना की जांच की जा रही है। वहीं इलाके में 19 जून तक धारा 144 लगा दी गई है। डिप्टी CM बोले कि महाराष्ट्र के कुछ जिलों में औरंगजेब की औलादें पैदा हुई हैं। महाराष्ट्र के डिप्टी CM देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि वे औरंगजेब की फोटो दिखाते, रखते और स्टेटस लगाते हैं। इस कारण समाज में दुर्भावन व तनाव पैदा हो रहा है। सवाल ये है कि अचानक औरंगजेब की इतनी औलादें कहां से पैदा हो गई, इसका असली मालिक कौन है और वह हम ढूंढेंगे। परिस्थिति नियंत्रण में है। लोगों से अपील की गई है कि वे कानून अपने हाथ में ना ले। मणिपुर की राजधानी इंफाल में 3 मई से मताई और कुर्की समुदाय के लोगों के बीच हिंसक झड़प हो रही है। वहीं इस बीच भीड़ ने मां बेटे समेत 2 महिलाओं को जिंदा जला दिया। तीनों को इलाज के लिए जो है एम्बुलेंस से अस्पताल ले जाया जा रहा था। वहीं रास्ते में करीब 2000 लोगों की भीड़ ने उन पर हमला कर दिया और गाड़ी में आग लगा दी। पुलिस के मुताबिक बाद में राख से सिर्फ हड्डियां मिली, जिसकी पूरी डिटेल 2 दिन बाद सामने आई। मृतकों की पहचान 7 साल के टॉन सिंह हॉगे
होंगिंग और उनकी मां मीना होंगिंग और उनकी रिश्तेदार लीडिया लॉरम के रूप में की गई है। वहीं मारे गए तीनों लोग 3 मई से असम राइफल्स कैंप में रह रहे थे। वहीं ये जगह इम्फाल से लगभग 15 किमी पर पश्चिम कांगपूच में है और एक अधिकारी के मुताबिक इस कैंप में कई कुर्की परिवारों ने शरण भी ली है। यहाँ कभी कभार बाहर से फायरिंग होती है। आरोप है कि मतई समुदाय के लोग कैंप को निशाना बनाते हैं। रविवार को ऐसी ही हमले में ये 3 लोग घायल हो गए थे। इसके बाद कैंप के अधिकारियों ने इम्फाल पश्चिम के एसपी इम्बोआ सिंह को संपर्क में किया और उनसे पीड़ितों को अस्पताल में ले जाने की अपील की गई। वहीं शाम को 5:16 पर एसपी की निगरानी में मरीजों और एक नर्स को लेकर एम्बुलेंस कैंप में रवाना हुई, लेकिन एम्बुलेंस के साथ सिक्योरिटी नहीं थी। एम्बुलेंस आधे रास्ते तक पहुंची थी और हिंसक झड़प हो गई और भीड़ ने हमला कर दिया और गाड़ी को आग के हवाले कर दिया। असम राइफल्स के सूत्रों ने बताया है कि उन्हें रविवार शाम बाद में पता चला कि एसपी के सामने एम्बुलेंस में आग लगा दी गई है। चालक और नर्स मौके से फरार हो गए। सीहोर में 300 फीट गहरे बोरवेल में गिरी 3 साल की बच्ची 24 घंटे बाद भी बाहर नहीं निकाली जा सकी है। बच्ची मुंगावली में बोर में गिरकर 29 फीट नीचे फंस गई थी। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान कंपन से वह बोरवेल में नीचे धंसती जा रही है। बच्ची अब करीब 100 फीट नीचे चली गई है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और पुलिस की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही है। उसे निकालने के लिए 10 से ज्यादा जेसीबी और पॉकलैंड मशीनें की मदद की जा रही है। वहीं 5 फीट दूरी पर समानांतर गड्ढा खोदा जा रहा है। टीम बुधवार सुबह 11:30 बजे तक बोर के पैरेलल 32 फीट की खुदाई कर चुकी है। वहीं बुधवार को आर्मी ने भी मोर्चा संभाल लिया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि बच्ची को निकालने के प्रयास लगातार जारी हैं, लेकिन खोदते समय वाइब्रेशन के कारण वह नीचे खिसक गई है। हमने आर्मी को कॉल कर मौके पर भेज दिया है। वहीं एनडीआरएफ और एसडीआरएफ पहले से काम कर रहे हैं। हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि बच्ची को सुरक्षित निकाल लिया जाए। और बच्ची के नाम की पुष्टि सृष्टि के नाम से हुई है और उसके पिता का नाम राहुल कुशवाहा बताया जा रहा है। मौके पर एसपी मयंक अवस्थी भी मौजूद है। बच्ची तक ऑक्सीजन भी पहुंचाया जा रहा है। इसका मूवमेंट पे भी नजर रखने की पूरी कोशिश की जा रही है और इंस्पेक्शन के लिए कैमरा भी डाला गया है। साथ ही एम्बुलेंस और मेडिकल टीम भी मौके पर तैनात है। गृह मंत्री बोले कि जिम्मेदारों पर कार्रवाई की जाएगी। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि ऐसे मामलों में हर बार कार्रवाई की जाती है और इस बार भी की जाएगी। प्रशासन लगातार रात भर जाकर रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहा है। हरियाणा में सूरजमुखी की खरीद एमएसपी पर करने के लिए बवाल मच गया। कुरुक्षेत्र के शाहबाद में किसान नेता राकेश टिकैत पहुंच गए हैं। इससे पहले किसानों पर हुए लाठीचार्ज गिरफ्तारी के विरोध में रोहतक में पुलिस किसानों में झड़प हो गई। वहीं करनाल में हाईवे जाम करने जा रहे किसानों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। वहीं दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे जाम करने पर गुरनाम चुंडनी ने और दूसरे किसान नेताओं को हिरासत में ले लिया गया था। किसानों की रिहाई के लिए सरकार और प्रशासन को 11 बजे तक का अल्टीमेटम दिया गया था। इस बीच करनाल पहुंचे राकेश टिकैत ने कहा कि ऐसे पहली बार नहीं हुआ है कि किसानों पर एमएसपी को लेकर लाठीचार्ज हुआ हो। अब देश में दिल्ली से बड़ा आंदोलन एमएसपी पर होगा। कुरुक्षेत्र में आगामी रणनीति बनाकर इसका ऐलान किया जाएगा। वहीं किसानों की गिरफ्तारी के विरोध में किसानों ने टोल प्लाजा पर प्रदर्शन शुरू कर दिया। हिसार, सिरसा, रोहतक, करनाल, अंबाला और कुरुक्षेत्र समेत कई जिलों में किसान टोल प्लाजा पर धरने पर बैठ गए हैं। किसानों ने चेतावनी दी है कि अगर हिरासत में लिए किसानों की रिहाई नहीं हुई तो पूरे हरियाणा की सड़कें जाम कर दी जाएंगी। किसान कॉल आते ही सारे टोल प्लाजा जाम कर देंगे। वहीं रोहतक में किसानों ने नेशनल हाईवे नंबर 9 भी जाम कर दिया है। पुलिस ने इस जबरन खुलवाने की कोशिश की तो दोनों पक्षों में झड़प हो गई, जिसके बाद पुलिस ने अखिल भारतीय किसान यूनियन रोहतक के जिला अध्यक्ष अंकुश शिवाज को वार्ड नंबर 1 से जिला पार्षद अमित को हिरासत में ले लिया। करनाल में भी किसान दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे NH-44 पर बस्ताड़ा टोल के पास जाम करने पहुंच गए, जहां पर पुलिस ने पहले किसानों को समझाने की कोशिश की। वे नहीं माने तो उन्हें हिरासत में ले लिया गया। मंगलवार को जम्मू दिल्ली हाईवे जाम करने पर पुलिस ने किसानों को लाठीचार्ज कर धकेल दिया है। वहीं जिसके बाद भूकिया अध्यक्ष गुरनाम सिंह चुडनी समेत 150 किसानों को हिरासत में ले लिया गया है। वहीं करीब 700 किसानों पर केस दर्ज भी किया गया है।
2 जून की शाम उड़ीसा के बालासोर में भीषण रेल हादसा हुआ। ये देश की तीसरी सबसे बड़ा रेल हादसा था। तस्वीरें ऐसी जिन्हें देखकर किसी का भी दिल दहल जाएगा। रेल की पटरियां पर दूर दूर तक ट्रेन के डब्बे और लाशों का ढेर दिखाई दे रहा था। रेलवे के सामने संकट था कि मृतकों और घायलों को घटनास्थल से निकालना और ट्रैक की मरम्मत करना। लेकिन हादसे में 51 घंटे के अंदर ही रेस्क्यू टीमें और रेल विभाग ने इसमें सफलता पा ली है। 51 घंटे बाद जब रूट में ट्रेन गुजरी तो रेल मंत्री ने हाथ जोड़कर भगवान को धन्यवाद दिया। जब रेस्क्यू ऑपरेशन और रेस्टोरेंट काम पूरा हो गया है और अब इस बचाव कार्य में जुटे अधिकारियों ने बताया कि कैसे रेल मंत्री ने नेतृत्व में इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। एक सीनियर अधिकारी ने बताया कि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव प्लान के आधार पर काम करते हैं। ऐसा ही अब भी हुआ है। हमारा मकसद ज्यादा से ज्यादा लोगों को बचाना और घायलों को इलाज मुहैया करवाना था। रेस्क्यू के बाद हमारा टारगेट रेल लाइन को क्लियर करने का था ताकि ट्रेनों की आवाजाही शुरू की जा सके। इसके लिए हमने ऐसा प्लान तैयार किया कि जिसमें मानव संसाधनों का अधिकतम उपयोग किया जा सके और ग्राउंड वर्क के लिए 8 टीमें बनाई गई। हर टीम में 70 लोग। रेलवे अधिकारियों ने बताया कि ग्राउंड पर काम करने के लिए 70 लोगों वाली 8 टीमें बनाई गई। हर टीम के सुपरविजन की जिम्मेदारी एक सीनियर सस्पेंशन इंजीनियर को सौंपी गई है। वहीं इन सीनियर सस्पेंशन इंजीनियर का सुपरविजन डिस्ट्रिक्टिव रेलवे मैनेजर और जनरल मैनेजर को सौंपा गया है। इसकी निगरानी रेलवे बोर्ड के मेंबर ने भी की है। भाजपा का शीर्ष नेतृत्व 2024 लोकसभा चुनाव से पहले संगठन और सरकार में फेरबदल की अंतिम रूप देने के लिए जुट गया है। भाजपा मुख्यालय में सोमवार देर रात और मंगलवार को दिन भर बैठक चली। माना जा रहा है कि कई नए चेहरों को संगठन और सरकार में जगह मिल सकती है। सोमवार शाम से रात 12:30 बजे तक पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह और संगठन महासचिव बीएल संतोष ने फेरबदल को लेकर बैठक की है। बैठक मंगलवार को भी चली। सूत्रों के मुताबिक मध्य प्रदेश, गुजरात, तेलंगाना, महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष बदले जा सकते हैं। यहां पर नए चेहरों को जगह मिल सकती है। इसके अलावा नड्डा की टीम में भी कुछ नए लोगों को शामिल करने की चर्चा की गई है। इसके तहत नड्डा की टीम में 3 नए महासचिव को शामिल किया जा सकता है। वहीं महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान और छत्तीसगढ़ से कुछ लोगों को मोदी कैबिनेट में मंत्री बनाया जा सकता है। छत्तीसगढ़ में सरकार के खिलाफ आंदोलन तेज करने और संगठन में फिर से उत्साह बढ़ने के लिए 1-2 नेताओं को लाइमलाइट में लाए जाने की योजना पर भी विचार हो रहा है। बिहार समेत 6 राज्यों में एनडीए का कुनबा बढ़ाने की तैयारी। पार्टी में एक वरिष्ठ नेता का कहना है कि आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, पंजाब, तमिलनाडु और साथ में केरल में अन्य दलों में इस गठबंधन पर भी पार्टी इस बैठक के बाद फैसला लेगी। माना जा रहा है कि इन राज्यों से एनडीए का कुनबा बढ़ाने का विचार पार्टी कर रही है। हाल ही में आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम और तेलुगु देशम पार्टी के अध्यक्ष एन चंद्रबाबू नायडू ने अमित शाह से मुलाकात की है और नायडू और शाह की मुलाकात 5 साल बाद हुई थी। इस मीटिंग के बाद टीडीपी के भाजपा खेमे के आने की खूब चर्चा हो रही है। केंद्र सरकार के शासन के 9 साल पूरे होने पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पंजाब आएंगे। ये जानकारी भाजपा प्रवक्ता अनिल सरीन ने दी है। अनिल सरीन ने बताया कि भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा 14 जून को होशियारपुर आएंगे, जबकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 18 जून को गुरदासपुर दौरे पर पहुंचेंगे। दोनों नेताओं द्वारा पंजाब में विशाल रैली की जाएगी। गौरतलब है कि पंजाब भाजपा द्वारा केंद्र की मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर जनसभाएं, रैली समेत अन्य कई प्रोग्राम किए जाएंगे। घर घर तक उपलब्धियां गिनाएंगे। वहीं भाजपा पंजाब भाजपा अध्यक्ष अश्विनी शर्मा ने केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। उन्होंने बताया कि हर राज्य में क्लस्टर बनाए गए हैं। इसमें केंद्रीय मंत्रियों समेत अन्य नेता और कार्यकर्ता घर घर जाकर लोगों को मोदी सरकार के 9 साल की उपलब्धियां और योजनाओं के बारे में जागरूक करेंगे। सूचना यह भी आई है कि केंद्र सरकार में शामिल 2 बड़े चेहरों को लोकसभा चुनाव के मद्देनजर संगठन में जिम्मेदारी दी जा सकती है, जबकि देश में 2 बड़े राज्यों के उप मुख्यमंत्रियों को भी चुनावी राज्यों का प्रचार प्रभार दिया जा सकता है। वहीं जबकि उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री रहे 2 नेताओं को केंद्रीय संगठन में अहम जिम्मेदारी दी जा सकती है। वहीं माना जा रहा है कि ये घोषणाएं अगले 8 से 10 दिनों के अंदर आम समितियों में की जा सकती हैं। प्रयागराज सीजेएम कोर्ट में आज माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ हत्याकांड की सुनवाई होगी, जिसमें एसआईटी शूटर लवलेश तिवारी, सनी सिंह और अरुण मौर्य की न्यायिक हिरासत 14 दिन और बढ़ाने की मांग की गई है। इससे पहले एसआईटी तीनों आरोपियों से प्रतापगढ़ जेल में पूछताछ कर चुकी है। अब जून के अंतिम सप्ताह में चार्जशीट दाखिल करने की तैयारी है। इसके बाद ट्रायल शुरू होगा और आरोप तय होंगे। 15 अप्रैल को पुलिस हिरासत में अतीक और अशरफ की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। जिगाना
पिस्टल से हुई थी हत्यारोपी जो है सनी सिंह, लवलेश तिवारी और अरुण मौर्य के खिलाफ पुलिस चार्जशीट दाखिल करने की तैयारी कर ली है। असल में फॉरेंसिक जांच के आधार बनाया जा रहा है। वहीं फॉरेंसिक जांच और एफएसएल रिपोर्ट में सामने आया कि हत्या जिगाना पिस्टल से की गई है। शूटर सनी सिंह को मुख्य सूत्रधार मानकर एसआईटी चल रही है। सनी को साजिश रचने का मुख्य आरोपी माना जा रहा है। सनी सिंह ने हत्या के लिए लवलेश अरुण को तैयार भी किया था। हत्याकांड से जुड़े वीडियो, सीसीटीवी फुटेज भी जांच में शामिल किए गए हैं। पुलिस और एसआईटी की शूटरों के पास से ना ही उस होटल से कोई मोबाइल फोन बरामद हुआ है, यहां वे रुके थे। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर सनी सिंह मोबाइल का इस्तेमाल नहीं किया तो फिर वह शूटरों से कैसे संपर्क में रहा। इसके अलावा कैसे तीनों एक ही नियत टाइम पर क्वालन हॉस्पिटल में पहुंच सकते हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।